नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम सॉल्यूशन में क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी कि विलियन में हम लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 आप में से जितने बच्चों ने 1 2 3 4 देख लिए हैं उनके लिए 5 काफी आसान होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूंगा जो आज फर्स्ट डे आएंगे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आसान लगेगा आपके लिए भी, लेकिन याद रखिएगा जो आज के लेक्चर में फर्स्ट डे शामिल हुए हैं उन सबको कहूंगा कि पहला जो 4 जो क्लासेस हुए हैं यानी कि इनके प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उन सारे लेक्चर को आप जरूर एक बार देखिए, समझिए, ताकि आपको अच्छा लगे और उसके बाद हम आगे बहुत अच्छा पढ़ाई कर सके और हम इस सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट मार्क्स ला सके। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन का नियम, क्वथनांक उन्नयन के महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ क्विज और होमवर्क। इतनी सारी चीजें आज की क्लास में आपको मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? विलयन बनाते हैं। आप जानते हैं विलयन कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, एक विलायक है और एक विलेय है। विलेय के अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनके कुछ गुण जो है वो भी परिवर्तित होंगे। सिंपल सी बात कहेंगे, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। मैंने कहा विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। विलयन के ऐसा गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है क्या कहलाएगा? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इसमें है आपके पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये सब क्या होते हैं आपको समय के साथ पता चलते जाएगा, मैं एक एक करके समझाते जाऊंगा। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो आज इनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है अणुसंख्यक गुणधर्म, अणु की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण या प्रॉपर्टीज, तो बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये बात जा रहा है और काफी आसान सी बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब क्या है आपने पहले दूसरे लेक्चर में आपने इनको देखा है। फिर बात करते हैं आपेक्षिक अवनमन, इसका मतलब क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी भी विलेय में अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय जो वाष्पित नहीं होती है, जैसे नमक है, शक्कर है, वे वेपराइज नहीं होती, वाष्पित नहीं होती है, तो ऐसे विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये बात आप जानते हैं, जब किसी भी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। अब यहां पर समझेंगे, राउल्ट का नियम आप लोग जानते हो क्या होता है। तो राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के नियम को हम निकालने वाले हैं। तो चलिए आप डिराइव करें। आप सब में से कितने बच्चों को पता है राउल्ट का नियम क्या है? तो चलिए, बड़े आसान सी बातें हम यहां पर देखें। स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, यह हुआ कंडीशन। दूसरी बात होगी विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? विलायक का वाष्प दाब Pa
मूल प्रभाज्य विलायक का XA उन दोनों के बीच में समानुपातिक संबंध है, ये जानते हैं। सो कुछ डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको आप मेरे साथ अपनी कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि चैटिंग छोड़ के अगर नोट करोगे तो ज्यादा सीखोगे। सो यही काम करो, सबसे पहले चैटिंग स्टॉप, नोट करना स्टार्ट। चलिए स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। तो क्या होगा बेटा, बोलो। PA इज इक्वल टू, समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो K आएगा, KXA। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें बात होगी कि भाई ये K क्या चीज है, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो पता लगाने के लिए काम करते हैं, शुद्ध विलायक में ये समीकरण कैसा होगा। शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा। शुद्ध विलायक अगर हमने लिया, विलायक शुद्ध है तो उसका वाष्प दाब जो होगा वो P0A के बराबर होगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0A के बराबर होगा और शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज्य 1 होगा। सो मैं इस वैल्यू को इसमें रख दूं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर अगर ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, जरा देखें। समीकरण 1 में मान रखूंगा तो PA का मान हो जाएगा P0A। नोट करो बेटा कॉपी में, K का वैल्यू K और XA का वैल्यू हो गया 1। इस तरह से हमें मिल गया है क्या, P0A है K का मान। K का मान है P0A। K के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। K का मान कॉपी में लिखिए, K का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिला। चलो, PA इज इक्वल टू K का मान P0A इंटू XA, ये हो गया समीकरण 2। हम इस समीकरण के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, अगर विलयन है तो क्या होगा। विलयन का मोल प्रभाज्य कितना होता है, मोल प्रभाज्य कितना होता है, 1 होता है। मतलब XA चूंकि ऐसा होता है तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। हमारे पास XA है, XA का यहां पर से हम XA का मान क्या है पता लगा सकते हैं। XA इज इक्वल टू होगा 1 माइनस XB। तो हमें मिल चुका है XA का मान। तो XA के मान को समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में XA का मान रखने पर तो क्या होगा बेटा, बोलो। PA इज इक्वल टू P0A, फिर XA का मान कितना हुआ 1 माइनस XB। सॉल्व करें तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू P0A माइनस, इनसे मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस इनसे मल्टीप्लाई होगा, P0A XB हो गया। अब बोलो, हमारे पास XB को बाहर निकालना तो क्या करें। मैं इसको इधर पक्षांतर कर देता हूं तो PA प्लस P0A XB हो गया P0A। यहां पर हो जाएगा, इसको मैं उस तरफ कर दूं तो क्या होगा, P0A XB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0A माइनस PA। अब चलिए भाई, यहां पर हमको क्या मिल गया, XB को अलग कर दें तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा P0A माइनस PA बाई P0A। हमें यहां तक का फॉर्मूला मिल चुका है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, चैटिंग ना करें, नोट करते जाइए, बस नोट करते जाइए। हाँ जी, सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया मैंने, आप चैप्टर 2 में हैं और बहुत अच्छे से हैं। चलते जाइए। सॉलिड स्टेट का वीडियो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। अभी आप देखते जाइए विलयन का लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। यहां पर मैंने जो बताए हैं इसको आप कॉपी में मेरे साथ नोट करेंगे, आसानी से समझ में आएगा, मेरे साथ नोट करेंगे। जल्दी, कितने बच्चे नोट कर रहे हैं मेरे साथ। भागने की जरूरत नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बस नोट करते जाइए। तो सबसे पहले यहां से पूरा नोट करते, बाद में कर लेंगे ये सोचना ही नहीं है,
तो क्या क्या हुआ, मैं एक बार दोबारा भी कर दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने आपको क्या क्या कराया वो मैं आपको दोबारा, राउल्ट का नियम क्या कहता है, मैं दोबारा रिवीजन करा दूं छोटा सा, यस बोलो ना बोलो, कॉपी में लिख रहे हो ना, आप बोलो रिवीजन करा दूं, रिवीजन कराने के लिए बोला तो यस लिख दो या रिवीजन लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा। चलो तो इस लाइन को पूरा रिवाइज कर दूंगा एक लाइन में। चलिए बोलिए क्या करना है, बोलिए रिवीजन करना है क्या करना है, बोलते जाइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए क्या करना है। यस सर, एक छोटा रिवीजन मेरे साथ लिखते जाना ना, चलो आपको याद हो जाएगा। राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा कि उसका वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो हम यहां पर कुछ बातों को समझेंगे। देखिए पहला, राउल्ट के नियमानुसार एक रिवीजन है ना, ये नियमानुसार क्या होगा, राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मेरे साथ नोट करो, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स ए, समीकरण 1। फिर क्या मिला बताओ, अगर मैं शुद्ध विलायक को लेकर चलूं तो शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा, शुद्ध विलायक के लिए बोलो बेटा क्या होगा, मेरे पास होगा कि पी ए का मान को हम पी नॉट ए से दर्शाएंगे। किसी भी विलायक का अगर शुद्ध, देखो विलायक है ये विलयन में वाष्प दाब है, पी ए जो है विलयन में वाष्प दाब है, जबकि पी नॉट ए उस शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, ये हुआ। और एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स ए का मान हो जाएगा 1, बताते जाइए। चलो अब इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर आप जो कर रहे हो ना चैटिंग की जगह क्या करो, सिर्फ मेरे साथ जो मैं लिखते जा रहा हूं उसको लिखते जाओ, अपने आप आपके दिमाग बैठ जाएगा। अब इन दोनों मानों को यहां पे रखते हैं। तो पी ए का मान क्या है, पी नॉट ए इज इक्वल टू के का मान तो के ही होगा, एक्स ए का मान 1 है, तो हमें क्या मिल गया, पी नॉट ए इज इक्वल टू के की वैल्यू आपको मिल गई। के की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में के का मान रखने पर क्या होगा, के का मान रखो तो क्या होगा बोलो, के का मान पी नॉट ए है, तो पी ए इज इक्वल टू के का मान पी नॉट ए है इंटू एक्स ए, समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 2 को हम आगे बढ़ाते हैं। समीकरण 2 में एक्स ए का मान रखेंगे। क्या जानते हो आप, ये जानते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1, तो हम एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, ये पक्षांतर हो गया। चलिए ठीक है, अब एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में एक्स ए का मान रखने पर अगर ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, तब मिलेगा ये देखिएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब हम किस वैल्यू को रख दें, एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स बी, तो हमारे पास हो गया पी ए इज इक्वल टू, इनसे मल्टीप्लाई करो, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पी नॉट ए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब हमको एक्स बी बाहर निकालना है तो क्या करूं, पी ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी, मैंने इस तरफ पक्षांतर किया तो ये पी नॉट ए मिला। अब मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो एक्स बी को निकालना आसान हो जाएगा, तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब बताओ ये वाला एक्स बी को बाहर निकालूं तो क्या मिलेगा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, ये मिल गया। यहां पर क्या क्या चीज दिख रहा है उसके बारे में बातें करता हूं। चलिए यहां क्या क्या चीजें हैं, वेयर
यहां आपको जो चीजें नजर आ रही है उसके बारे में बात करूंगा। कॉपी में लिख रहे हो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में जाएगा नहीं बेटा, याद रखिए, नोट करना जरूरी है। हाँ जी, विक्रम सर का चेला अनुज सहरिया, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो लगता है। चलिए बेटा ठीक है, सारे बच्चे लिख रहे हो ना, बहुत बढ़िया, बस नाम मत लिखो, अपना नंबर। चलिए ओके, फिर मैं कहूंगा यहां पर क्या क्या चीजें मैं बताना चाहूंगा। यहां आप XB कह रहे हो, इसका मतलब है विलेय का मोल प्रभाज्य, विलेय का मोल प्रभाज्य है। PA क्या चीज है, विलायक का विलयन में वाष्पदाब है। P0A क्या चीज है, विलायक का शुद्ध, या मैं लिख दूं शुद्ध विलायक का लिख देता हूं, ज्यादा आसान लगेगा आपको, मैं थोड़ा लंबा हो जाएगा सेंटेंस, तो छोटा कर देता हूं। शुद्ध विलायक का, यानी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, तो मैं लिखूंगा शुद्ध विलायक का, इसमें क्या नहीं मिला हो, विलय ना मिला हो, विलायक का वाष्पदाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। फिर आपके पास क्या रखा हुआ है, देखो तो ये, अब मैं इसको क्या कहूंगा, P0A माइनस PA। इसका क्या मतलब हुआ, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होता है और विलय मिल जाने पर विलयन में विलायक का वाष्पदाब कम होता है, तो ज्यादा और कम के बीच में अंतर आएगा, अंतर को कहेंगे अवनमन, यानी और चूंकि कमी आई है, देखो शुद्ध विलायक का ज्यादा होगा, विलयन में विलायक का कम होगा, सो दोनों के बीच में क्या हुआ, विलायक जब शुद्ध था, पानी जब शुद्ध था तो उसका वाष्पदाब ज्यादा था, मैंने नमक डाला तो विलयन बन गया, उस टाइम पानी का विलयन में, नमक के विलयन में पानी का वाष्पदाब कम होगा, तो वाष्पदाब क्या हुआ, कम हुआ, तो दोनों के बीच में अंतर आया, अधिक और कम वाष्पदाब के बीच में जो अंतर है उस अंतर को अवनमन, यानी कितना गिर गया वाष्पदाब, वो अवनमन कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा। तो यहां पर लिखूंगा वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन। अब वाष्पदाब में अवनमन, ये इसका मतलब हुआ वाष्पदाब अधिक और दोनों के बीच में जो अंतर आया वो अवनमन हुआ। अब अवनमन क्या हुआ, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में, तुलना को बोलेंगे आपेक्षिक, तो उसको पूरा लिखा जाए, समझा जाएगा, P0A माइनस PA बाई P0A, ये होगा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, इस पूरे इस संबंध का क्या मतलब हुआ, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, और XB का मतलब होता है विलेय का मूल प्रभाज्य। तो स्थिर ताप पर किसी भी अवाष्पशील विलेयक, तो विलयन में विलेय का मूल प्रभाज्य विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर है। विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है, एक नियम बन गया, इसको नोट करिए, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में मेरे साथ नोट करते जाइएगा। सर जी दोबारा समझें, अरे भाई साहब दोबारा समझा दिया हूं, रॉकी जी आप एक काम करिए, पीछे कर लीजिए अपना कर्सर, वीडियो सामने ले आइए, वीडियो के सामने से देखना शुरू करिए, दोबारा समझा दिया मैंने। तो ये है आपके साथ परिभाषा, तो लास्ट में इसका मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए ये पूरा करने के बाद लास्ट में क्या इसका मतलब है वो मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ी सी बात समझें, ये करने के बाद आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि XB का भी मतलब अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, XB को भी आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करें जल्दी से अपनी कॉपी में। कितने बच्चे हैं जो अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं भाई? हाँ जी बोलो। रुपेश, कुसुम, विकास, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में चल रहा हो, चैप्टर 10 चालू हो गया हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपका चैप्टर 10 अभी तुरंत पढ़ लें।
कभी भी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 आप लाइन से पढ़ते जाएं, आप ज्यादा सक्सेस होंगे, ज्यादा अच्छे समझेंगे। और उन शिक्षकों को भी कहूंगा कि इस तरह से आप लाइन से ही पढ़ाएं ताकि बच्चों को अच्छे समझा सकें। दूसरी बात, अगर आपको अभी वो चैप्टर चाहिए ही तो आप उस चैप्टर के लिए YouTube चैनल है हमारा, इसी चैनल पे आप जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर बना हुआ है, वो चैप्टर में जाएं, चैप्टर में सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। आप पढ़ना तो शुरू करो। कई बच्चों ने पढ़ा है, दिल लगा के पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, सक्सेस हुआ है 99%। चलिए, ओके सर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जरा नोट करेंगे अपनी कॉपी में। यहां पर देखिए, आपने एक फॉर्मूला लाए, एक समीकरण लाया, वो था XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A। ये समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, अगर इसके आगे बढ़ना चाहते हो तो। वैसे हो चुका है राउल्ट का नियम, एक होता है राउल्ट के वाष्पदाब का नियम, जो हमने कुछ एक लेक्चर पहले पढ़ा था। आज हमने पढ़ा राउल्ट के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम, जो हमने लास्ट में देखा था, XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A। ये हमने देखा, ये है राउल्ट के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का नियम। इसमें XB के बारे में बात करें, XB क्या होगा, NB बाई NA प्लस NB होगा। और सारे बच्चों को पता है N मतलब होता है मोल होता है मास बाई मॉलिक्यूलर मास, यानी द्रव्यमान बटा अणुभार। अब इसको यहां पर लगाऊं तो क्या मिलेगा, XB इज इक्वल टू WB, NB का मतलब हुआ WB बाई MB, फिर ये NA मतलब हुआ WA बाई MA प्लस WB बाई MB, ये हुआ। अब इस जगह पर आपको बता दूं, यहां पर देखिए विलायक और यहां पर है विलेय। विलेय का W बाई MB विलायक के WA बाई MA से काफी छोटा होगा। जब भी प्लस या माइनस की कंडीशन आती है तो छोटी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर विलयन, ये विलयन की कंडीशन है ना, ये विलेय है। तो विलयन में WB बाई MB का मान बहुत कम होता है, अतः इसे नगण्य मानने पर, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, 0 मान लेते हैं, नगण्य मानने पर क्या होगा, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा समीकरण हो गया XB इज इक्वल टू, ये हट गया तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा, इसको सही तरह से लिखें तो क्या लिखेंगे, WB बाई MB, और इसको क्या लिखेंगे, WA बाई MA को ऊपर करना पड़ेगा MA। यस, इस तरह से हो गया। अब हम इस जगह पे एक बात समझेंगे, इस वैल्यू को हम इसमें रख दें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में XB का मान रखने पर, कॉपी में लिखो बेटा, तब समझ में आएगा। एक प्रैक्टिस के बाद हम इस मान को यहां पे रख दें तो क्या मिलेगा, बोलो, WB इंटू MA बाई MB इंटू WA इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A। ये हो गया। नोट कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, नोट नहीं करेंगे तो बहुत कुछ छूटेगा आपसे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप ये छोटी छोटी डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स और मैथ्स कैसे कर पाएंगे, बायोलॉजी कैसे समझ पाएंगे, ये भी बोलूंगा, बायोलॉजी भी कैसे समझ पाएंगे आप। मतलब छोटी छोटी बातें आपको करना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप ताकत नहीं लगाएंगे। मैंने एक चीज सीखा है, सामने वाला टीचर कितनों भी सिखाए, सामने वाला टीचर कितनों भी पढ़ाए, लेकिन यदि बच्चा सिर्फ एक काम करे,
कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन चीजों को उनके साथ वो जरूर नोट करते जाए, वो जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाए। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज कर दें, थोड़ी देर रोक लें, फिर नोट करें, फिर जो टीचर बोल रहे हैं उसको सुनते हुए फिर आगे बढ़ें, फिर थोड़ी देर पॉज करें, फिर नोट करें। बच्चा बहुत सीखता है, बहुत बेहतर सीख सकता है, ऑफलाइन से भी कई गुना बेहतर। हम तो ऐसी बात बताएंगे भाई साहब कि वो बच्चे जो ऑफलाइन की पढ़ाई में बिल्कुल सक्सेस नहीं हुए, ऑनलाइन की पढ़ाई में बहुत ज्यादा सक्सेस हुए हैं। और वो कहते भी हैं कि सर ये जो पढ़ाई है, जो हमने आज पढ़ा है, 2 दिन बाद भी रिवाइज कर सकते हैं और हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ छूटेगा नहीं। बस एक डर आपके दिमाग में जो बैठा है ना कि बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ नहीं छूटेगा। भाई काम करना तो शुरू करो, करोगे नहीं कुछ तो आगे बढ़ोगे कैसे, बस इतना ध्यान रखो। तो आज की ये बातें यहां तक बता दूं कि ये है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बाद हम ये एक डेरिवेशन कर सकते हैं जिसमें विलेय के आणविक, अगर विलायक का अणुभार पता है तो विलेय के अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। देखो WB, कहां पे ये MB और यहां पर MA जो भी है। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के आधार पर विलेय का अणुभार अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कौन कौन सी चीजें क्या है। यहां आप सबको पता होगा WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है, MA क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। मैं एक चलो 2 बता देता हूं। B मतलब विलेय, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, W मतलब द्रव्यमान, और यह है विलेय का अणुभार। ये लीजिए भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। चलो आगे बढ़े कि नहीं, बोलो। कॉपी में नोट कर रहे हो ना, सारे बच्चे बोल रहे हैं भाई महेंद्र, ओके। बस विश्वास के साथ पढ़ो, कभी अनसक्सेस नहीं होगे, हमेशा सफलता आपके कदमों में रहेगा। चलें, ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट, दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग जाएंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक नहीं है, क्वथनांक उन्नयन है। समझ, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वथनांक नहीं, क्वथनांक उन्नयन। तो अणुसंख्यक गुणधर्म में पहले तो ये बात समझ लो कि भाई होता क्या है क्वथनांक। क्वथनांक उन्नयन तभी समझ में आएगा। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बीपी क्या होता है? हम सिंपल सी बात करते हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह ताप, ऐसा टेम्परेचर पानी है। पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी 100 पर उबलता है भाई। वह अंक, क्वथन का अंक, क्वथनांक मतलब उबलना, उबलने वाला अंक, अंक क्या? टेम्परेचर। ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है क्वथनांक कहलाता है। मुझे लगता है हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका साइंटिफिक परिभाषा यह है। अभी साइंटिफिक परिभाषा भी देना है मुझे, ध्यान रखना। वैज्ञानिक परिभाषा की तरफ जाना पड़ेगा हमें, ध्यान दो। वैज्ञानिक परिभाषा, क्वथनांक क्या है? यहां पर लिखा हुआ है वैज्ञानिक परिभाषा की तरफ। वो तो हम लोग जानते थे पहले, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडली हो जाता है। आप जानते हो इस बात को कि कोई द्रव है, उस द्रव को जब यहां पर एक वायुमंडली दाब, प्रेशर पड़ रहा है, हम सब पर पड़ रहा है, जहां पर हम लोग बैठे हैं, जहां पर हम खड़े हैं, वहां पर एयर का इतना प्रेशर पड़ रहा है कि वो एक एटमॉस्फेरिक है। और इसी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पर हमारा बॉडी की रचना हुई है ना अंदर। तो इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। इस एक वायुमंडलीय दाब जो है इस द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने के दाब से अधिक है, इस वजह से लिक्विड है। इसको गर्म करके इसके जो निकलने वाले वाष्प है, इसको गर्म करेंगे तो ये उबलते हुए तब नजर आएगा जब ये इनकी अणुएं छोड़ेंगी और यहां वापस इसमें वायुमंडल में मिलने लगेगा गैस के रूप में। तो वो जो गैस बनेगा वो वाष्प है द्रव का। तो समझें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प बनेगा,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसा कोई टेम्परेचर आएगा जब द्रव का वाष्प दाब यानी वाष्प में परिवर्तित होने के लिए दाब, किसी भी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब होता है वह दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो गर्म करेंगे तो द्रव का वाष्प दाब बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि एक वायुमंडलीय हो जाएगा। तो उस टाइम पर इसका जो टेम्परेचर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जिस तापमान पर उबलती 1 atm हो जाएगा वाष्प दाब, तब जाकर के क्या हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सीधा सा जवाब है भाई साहब, लंबा मत करिए, एक लाइन कहा मैंने। क्या? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है। परिभाषा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय हो जाता। क्या इतना नहीं याद रख सकते? हो गया याद? वह ताप जिस पर कोई किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय हो जाता है क्या कहलाता है? बोलो जल्दी से। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय होता है वह तापमान बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बस इतना ही। और एक मजेदार बात बता दूं भाई, अब एक दूसरा शब्द आता है, क्वथनांक को बीपी से दर्शाते हो। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन, इसको दर्शाते हैं डेल्टा टीबी। बॉइलिंग पॉइंट टीबी टेम्परेचर क्या है भाई? जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, मतलब मैंने पानी को कितना बोला था आपको याद होगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पानी जो है, अगर ये जल है तो ये कितने पर उबलता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसमें नमक मिला दिया, समझो, इसमें नमक मिला दिया। अब ये 100 पर नहीं उबलेगा, पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट को मैं दर्शाऊंगा पानी के बॉइलिंग पॉइंट को TB1 से। तो TB1 कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने नमक मिलाया वो विलयन बन गया। TB2 लिख दूं विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, और वो 101 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या हुआ? विलयन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। बढ़ गया मतलब उन्नयन हो गया, बढ़ गया मतलब एलिवेट हो गया, एलिवेशन। बस यही मतलब है। तो कितना अंतर आया यहां पर अगर देखो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा? TB2 माइनस TB1 इज इक्वल टू 101 माइनस 100 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये सोच लें, एक प्रैक्टिकल व्यू में हमने सोचा है यहां पर। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वथनांक बढ़ गया। मेरी बात छोटी सी है पर समझने वाली है। क्या? क्वथनांक जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। देखो लिखा है मैंने, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसको हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, यानी जितना बढ़ गया उसे क्वथनांक उन्नयन कहेंगे। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ उदाहरण देखा और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 100 से 101 हो गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है वो उस विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन हुआ। चलिए साहब, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाएंगे। अब क्वथनांक उन्नयन को थोड़ा समझ लें। क्या लिखा है? क्वथनांक उन्नयन हमने समझा दिया इसको। क्वथनांक उन्नयन, ओके, समझ गए? अब आगे चलते हैं। क्वथनांक उन्नयन क्यों होता है? अगर मैंने अभी बताया था कि एक द्रव का अपना वाष्प दाब होता है, जैसे ही आप उस द्रव में कोई पदार्थ मिलाते हो तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब जिस दिन पढ़ाया था ना, उस दिन का क्लास देख लो आप, तो वाष्प दाब वाली बात आपको टेंशन से खत्म कर देगा। तो जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाते हैं उसका वाष्प दाब कम हो जाता है।
और वैसे भी आप जानते हो 1 एटीएम इसमें दबाव पड़ता है। देखिए इसका वाष्प दाब कम हो गया, जैसे ही इसको गर्म करोगे इसका वाष्प दाब बढ़ने लगेगा। देखिए भाई साहब, वाष्प दाब एक कम हो गया है, उस पहले वाष्प दाब जितना था विलेय मिलाए वाष्प दाब और कम हो गया, तो उसे एक वायुमंडलीय पहुंचाने में हमें अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन होता है। यह लाइन लिखा हुआ है, क्वथनांक उन्नयन का कारण अवाष्पशील विलेय मिलाने पर द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, जिससे उसे उबालने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। यही कारण होता है कि क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। चलिए साहब, अब देखते हैं लॉ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वथनांक उन्नयन का नियम क्या है यह समझना जरूरी है, यही तो पढ़ना है हमको। में क्वथनांक क्या है? जिस तापमान पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय हो जाता है। क्वथनांक उन्नयन क्या है? किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, उसको इस तरह से बढ़ने को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का नियम क्या है? बढ़ता है, किस कारण से, कैसे बढ़ता है? सांद्रता के साथ उनका संबंध है क्या? यस, मोलर सांद्रण के साथ संबंध है इनका। क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो यहां पर हुआ, अर्थात नोट करेंगे आप, कॉपी में नोट करें, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को लिखा जाता है के बी स्मॉल एम। ये क्या चीज है मैं आपको एक बार बताता हूं। यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। डेल्टा टी बी है क्वथनांक उन्नयन, एम है मोललता, के बी है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, स्थिरांक, ये। अब आपने मोलल सांद्रण लिखे हैं, वो एक्चुअली मोललता है या मोलल कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी है ये। और आप सबको पता है बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला स्मॉल एम से दर्शाते हैं मोललता को, और इसका फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। मैंने पहले भी समझा दिए इसको, अब इसको यहां पे रख दो तो क्या होगा, अतः डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। बस नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करना जरूरी है भाई। हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। चलिए ठीक है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब हमने जितनी चीजों को पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और हम उसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं हम, आगे क्या होगा। क्वथनांक उन्नयन का नियम, इसके ग्राफ तुरंत समझ में आए तो अच्छा है, ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। एक ही बार में मैं आपको समझाऊंगा इसको, लेकिन आपको समझ में 100% आएगा। अगर 2 बार या 3 बार रिवाइज करूंगा ना बेटा तो आपका टाइम लॉस होगा, इसीलिए आप मेरी बातों को समझो। एक ही बार में मैं आपको समझाऊंगा, आपको ना समझ में आए तो 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहां पर ग्राफ बना रहा हूं मैं क्वथनांक उन्नयन के लिए। इस तरफ वाष्प दाब, ये
लाइन जो बन रहा है वाष्प दाब में 1 atm को दर्शा रहा है, मतलब इसके नीचे एक वायुमंडलिक दाब से कम वाष्प दाब है और ऊपर से अधिक दाब है, तो ये दाब को दर्शा रहा है, प्रेशर को दर्शा रहा है, पी को। इस तरफ अगर मैं जाता हूं तो टेम्परेचर को दर्शाता हूं, तापमान को, टी को दर्शा रहा हूं, इधर टी, एक्स एक्सिस में टी तापमान और वाई एक्सिस में मैंने दाब को दर्शाया। कोई विलायक है ए, आप जानते हो वे इस तापमान पर कोई विलायक है ए, इसका मैं टेम्परेचर, विलायक का टेम्परेचर मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाता हूं उसका वाष्प दाब भी बढ़ते जाता है। मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज किया, दाब ऐसे बढ़ा तो इस तरह से इसका दाब बढ़ते गया, इस तरह से इसका वाष्प दाब बढ़ने लगा। अब आप क्या देख रहे हो, जैसे तापमान बढ़ाते जाता हूं तो कुछ ऐसा तापमान आता है जब इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय हो जाता है। एक वायुमंडलीय जिस तापमान पर होता है, इस ताप पर क्या हुआ, इस ताप को बोलूंगा TB1। ए का, ए मतलब विलायक है, विलायक का जो क्वथनांक है वो ये पॉइंट है, यानी जिस पर ऐसा तापमान जिस पर ए उबलने लगता है, मतलब इस पॉइंट से नीचे ये ग्राफ का ये लिक्विड है और इसके ऊपर ये गैस है। तो तापमान बढ़ाओगे तो वो गैस बन जाएगा, इसके नीचे ये द्रव है। तो जहां पर साम्यावस्था आती है लिक्विड और गैस के बीच में, वो पॉइंट ये है, यही है क्वथनांक ए का। फिर मैं इसी विलायक में यदि मैं विलय मिला देता हूं तो ये विलयन बन जाएगा, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसी टेम्परेचर पर घट जाएगा। आप बुक्स में देखना ये इधर उधर लिखा होता है, मैं बिल्कुल आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको सीरियसली बहुत अच्छे से दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इसका वाष्प दाब नीचे गिर जाता है तो विलयन हो जाता है, ए भी बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो देखिए विलय मिलाने पर वाष्प दाब घट गया उसी टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाते हो ये ग्राफ आगे की ओर बढ़ती जाती है और इस तरह से यहां पर इस विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब इस जगह पर एक वायुमंडलीय हो जाता है। तब इसका, इस विलयन का हमें मिल जाता है TB2, यानी कि विलयन का क्वथनांक मिल जाता है। इससे पहले यहां पर, इससे पहले लिक्विड है और इस जगह पर गैस है उसके अधिक तापमान पर। तो आप देख रहे हो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली डेल्टा TB है। क्यों, हम आपको यहां पर दर्शा देते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB2 माइनस TB1। तो आपको एक बार मैं समझाया हूं, इसको आपको ना समझ में आया तो दोबारा या तिबारा आप रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, दीपक यादव, महेंद्र, हाँ जी, चलिए साहब। पढ़ने वाले बच्चे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि आपने लाइक किया तो इसका मतलब है कि अच्छी पढ़ाई को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, भटकेंगे नहीं इधर उधर, तो मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ध्यान से सुनिए, बस आगे बढ़ते रहिए। कुछ प्रश्न इन सबसे रिलेटेड आता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। शॉर्ट में लिखें तो भी आंसर है, लॉन्ग में लिखें तो भी आंसर है। प्रेशर कुकर, मैंने कहा उबलता कब है कोई पदार्थ, जब उसका वाष्प दाब ऊपर लगाए गए दाब के बराबर हो जाता है। तो आप प्रेशर कुकर को अगर आप ध्यान से समझो तो आपको क्या मिलेगा, थ्योरी में भी लिखा दूंगा, ये प्रेशर कुकर है, चलिए यहां पर लिक्विड है। जब इसको गर्म करते हो तो आप क्या देखते हो, जब गर्म करते हो तो थोड़ा बहुत इसका वाष्प ऊपर आएगा, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है, इस वातावरण का दाब भी बढ़ने लगता है। ये प्रेशर, ये उस तापमान पर उबलेगा जिस तापमान पर इस दाब से अधिक, वातावरण में ओपन है तो एक ही वायुमंडलीय दाब लग रहा है, लेकिन जब ये पूरी तरह बंद है तो इसका वायुमंडल दाब, इस द्रव के लिए वायुमंडल दाब क्या हुआ, इस प्रेशर कुकर के ओपन वाला एरिया दाब अधिक हो जाता है। तो क्या बोलेंगे कि प्रेशर कुकर में उच्च दाब
होने के कारण क्या होगा? अगर उच्च दाब उत्पन्न हो ऊपर है तो इसको गर्म करेंगे तो 100 पर पानी नहीं उबलेगा, क्योंकि ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो गया। एक वायुमंडली की जगह कई वायुमंडली, 1 2 3 4 5 वायुमंडली हो गया है। तब यहां पर टेम्परेचर अधिक होने पर भी वो पानी उबल नहीं पाएगा, तो यानी कि उसका क्या हुआ? क्वथनांक बढ़ गया है। प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे द्रव, यहां पर क्या चीज है भाई? पानी है, पानी या जल, जिससे पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। अतः जब ताप, देखो अगर ओपन वातावरण में करोगे तो पानी 100 से ऊपर गर्म होगा ही नहीं, तो जो खाना है वो जल्दी पकेगा नहीं। अब जितना ज्यादा गर्म होगा पानी उतना ही जल्दी खाना पकेगा। तो इससे क्या होता है? ऊपर प्रेशर अधिक होने से उसका क्वथनांक बढ़ गया, और क्वथनांक बढ़ गया तो 100 डिग्री से अधिक हो गया, तो अतः खाना जल्दी पक जाता है। ये सब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उत्तर नोट करते जाएंगे भाई, अगर ये सब नहीं लिखे तो क्या होगा? ठीक है, तो कॉपी में कितने बच्चे लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। सब छोटे छोटे जवाब दे रहा हूं, बढ़िया। एग्जाम में इतना भी लिखोगे काफी अच्छा मार्क्स मिलेंगे। चलें, एक प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। यदि आप ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, पहाड़ी एरिया में जाएंगे, वहां पर जब आप खाना बनाने की कोशिश करेंगे तो पानी जो है वो कम ताप पर भी उबलने लग जाता है, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा। अब ऐसा क्यों? प्रेशर कुकर में प्रेशर अधिक बढ़ता है, इसलिए गर्म करेंगे तो अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है। यहां पर क्या होगा? पहाड़ी एरिया में जब जाएंगे तो वहां पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडलीय दाब से कम होता है, इसलिए जल्दी पक जाता है खाना। तो क्या बोलूंगा उत्तर में? शॉर्ट में उत्तर दे दूं इसका, पहाड़ों में वायुमंडलीय दाब दाब 1 atm से कम होता है अतः जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल का क्वथनांक कम होने का मतलब क्या हुआ? कम ताप पर ही उबला, 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हो पाया, 100 से भी कम पर उबल गया। हो सकता है 80-90 डिग्री सेल्सियस पर उबल गया, तो वो 100 हुआ ही नहीं है, तो कम, क्या लिखे? कम हो जाता है। जल का क्वथनांक कम हो जाता है, अतः जल कम ताप पर उबलने लगता है। एक्चुअली ऐसे ही एरिया के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया गया शुरुआती दौर पे, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया गया। अब तो कॉमन हो गया है, आप जानते हैं इन बातों को। चलें नेक्स्ट, एक प्रश्न और है कि दाल को पकाने, देखो दाल पकाने के लिए पानी में नमक मिला दिया जाता है। ये तो बहुत आसान आंसर है। आप जानते हो कि आवाजपशील विलेय मिलाते हैं, यानी नमक मिला देंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। जल का क्वथनांक बढ़ गया तो अधिक तापमान पर पानी उबलने लगेगा, यानी कि पानी को उबलने के लिए अधिक ताप चाहिए, यानी कि पानी को और ज्यादा गर्म किया जा सकता है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि तालाब का पानी
या नदी के पानी का क्यों उपयोग किया जाता है दाल को पकाने के लिए? ऐसे प्रश्न किए जाते हैं और ऐसे एक जमाने में होता भी था कि लोग तालाब के पानी से दाल पकाते थे। अब यह अलग बात है कि हमको अब की डेट में गंदा लगता है वो सब चीजें सुन करके, लेकिन ऐसा भी है। तो ऐसा क्यों हुआ ये सब साइंस में लिखा हुआ है भाई, आपको हम इधर उधर की बात कुछ भी नहीं बता रहे। तो ध्यान रखिए यहां पर क्या खास बात है कि नमक क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। बस इतना ही, क्वथनांक को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर आप लिख लोगे जो मैं बताया उसके बेस पर। अब हमारा अगला स्टेप क्विज, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जवाब दीजिएगा एमसीक्यूज में। ओके, पहला क्वेश्चन ये आपके पास लिखा हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा लगभग आप किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसका जवाब क्या है बताइए जल्दी से, इसका जवाब क्या है बेटा, जल्दी दो। विलयन में हिमांक अवनमन के दौरान निम्न युग्म साम्यावस्था में होता है। ये दो के साथ मिक्स करके बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। जब हिमांक में अवनमन होता है उस दौरान क्या होगा, कौन कौन सी चीजें साम्यावस्था में होगा। अब हिमांक अवनमन पढ़ाया नहीं, थोड़ी सी गलती से मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी अगर आप जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूं, इसलिए एक बार पढ़ के जरूर आइएगा हिमांक अवनमन। इसका जवाब है विलायक और ठोस, द्रव विलायक और ठोस विलायक के बीच में साम्यावस्था स्थापित होगा। नोट करके रखिएगा अपने यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अब इसका आंसर तो दे ही सकते हो आप लोग, चलो इसका आंसर तो दे सकते हो क्योंकि अभी पढ़े थे हम थोड़ी देर पहले। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं भाई। एक क्या लिखा, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है बताइए। अब इससे ज्यादा क्या सही आंसर होगा। मैंने अणुसंख्यक गुणधर्म बताया आपको, मैंने अणुसंख्यक गुणधर्म बताया, वो क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा, कौन बता रहा है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, वाष्प दाब। जी देखें कितने बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। यस, सी ऑप्शन। देखो परासरण दाब है क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा चुका हूं अभी। हाँ ये अलग बात है कि सब डिटेल नहीं हुआ है, लेकिन आपको लिस्ट में जरूर पढ़ाया गया था। अणुसंख्यक गुणधर्म में 4 होते हैं। क्वथना क्या लिखे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब 4। अगला प्रश्न है जल में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हर बच्चा दे सकता है भाई। चलिए मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। जल में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा, जी बोलिए। जल में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। क्या आपको लगता है। जी काफी बच्चों ने आंसर लिखा है। इसका सही आंसर है क्वथनांक बढ़ जाएगा, यही तो पढ़ा रहे हैं आपको, क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। देखें हमने समरी यानी हमने आज क्या देखा, आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमने यहां पर पढ़ा, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए डिराइव किया। यहां पे हमने ये पढ़ा कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। फिर पढ़ा क्वथनांक, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है।
क्वथनांक उन्नयन का नियम, क्वथनांक उन्नयन का नियम, क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखे हमने। अब बारी है कुछ होमवर्क की, इसको आप बना के लाएंगे। कुछ होमवर्क है, आप इस होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के जरूर लाइए। चलिए, आपके पास होमवर्क है, ये क्वेश्चन 2, 3, 4 लिखा है, इसको आप ले लीजिए। 1, ये है 2 और ये है 3। 1, 2, 3 ये है आज का होमवर्क, डीपीपी। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिमांक पढ़ेंगे, हिमांक अवनमन पढ़ेंगे, परासरण पढ़ेंगे, परासरण दाब पढ़ेंगे, और परासरण के बेस पर जो विलयन होते हैं वो पढ़ेंगे। भाई विलयन को हमने क्या क्या नाम दिया है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उनको पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और इस तरह से आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। मैं कहूंगा आप सब टॉप आएंगे। बस आप हमारे साथ रेगुलर चलिए, हमेशा चलिए। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।